पेरेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले तो आप लोगों को सभी लोग को गुड मॉर्निंग भी और सॉरी भी। सॉरी इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर की तरफ एक धार्मिक कार्य पूर्ण करवाया जा रहा है। मतलब धार्मिक कार्य में क्या करवाया जा रहा है, भागवत रखी गई, वो भी 7 दिनों की। ठीक है, तो 7 दिन शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं अपनी वॉइस क्वालिटी थोड़ा तेज़ रखूँगी जिससे आप लोगों को चीज़ें सुनाई दे अच्छे से, है ना, और बैकग्राउंड वॉइस इतनी परेशान ना करे। ठीक है, तो उसके लिए अगेन आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए अब आज के मैंने आप लोगों को अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव 2026 को लेकर 2 सब्जेक्ट कवर करवाए हैं। ठीक है, मैंने इस प्रीलिम्स इनिशिएटिव में सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज और थीम वाइज डिकोड किया था। ठीक है, और मैंने 120+ डेज के हिसाब से सबको कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब आज की डेट में अगर आप लोग सीरियसली हो, ठीक है, तो आज की डेट से नेट 77 डेज बचे हैं। ठीक है, और यकीन मानो करने वाले बच्चे इतने दिन में भी निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ नहीं किया है, ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और मेरे साथ स्ट्रिक्टली फोकस होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं जैसा आप लोग को गाइडेंस दूंगी आप लोग को पर डे उसको फॉलो करना है। बाकी मेरे साथ वीडियो में जुड़िए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको थीम वाइज हर एक सब्जेक्ट को लेकर वो कवर करवाया जाता है। दूसरा, आप लोगों को उसके साथ पीवाईक्यू और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे आप लोगों का माइंड डेवलप रहे और माइंडसेट क्वेश्चन के लिए हमेशा सेट रहे। ठीक है, तो इतना तो मेरे इनिशिएटिव के बारे में है। बाकी बात रही यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के, तो आप लोगों का पहला काम ये होगा, सॉरी बहुत तेज़ आने लगी वॉइस, खैर उसको इग्नोर करिए। ठीक है, आप लोगों का पहला काम ये होगा कि आप लोग पर डे का अपना शेड्यूल बनाना मत भूलिए। ठीक है, आप लोग को पर डे अपना शेड्यूल बनाना ही बनाना है। ठीक, दूसरा शेड्यूल इस तरह बनाना है कि आप लोगों का डे के साथ सिलेबस भी कवर होता रहे। सिलेबस पूरा नहीं कवर करना है, सिलेबस एमसीक्यू के हिसाब से कवर करना है। ठीक है, जिस तरह हम आप लोग को पढ़ाते हैं उसी तरह आप लोगों को सिलेबस कवर करना है कि आप लोगों का मैक्सिमम रिवीजन हो सके। ठीक है, मैंने आप लोगों को जब D1 पर पढ़ाने आई थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 80-20 रूल पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैं उस 20% को तभी बढ़ना चाहती हूँ जब मेरा ये 80% पूरा कवर हो जाएगा। तो पहले मैं ये 80% कवर करना चाहती हूँ और करवाना भी चाहती हूँ कि जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 20% का कुछ नहीं किया जा सकता, ये 20% हर बार नया आता है। अगर मुझे इस 80% से टाइम मिलेगा और बचेगा तब मैं इस पर मूव करूंगी, वरना इसको ऐसे ही छोड़कर जा सकते हैं। रिजल्ट हमारा ये 80% भी दिला सकता है। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। बाकी आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ये मत समझना कि ये चैनल नया है, ठीक है, इस पर सब्सक्राइबर अभी कम है तो आप लोगों के साथ मेहनत कम करी जा रही है। आप लोगों के साथ मेहनत उतनी ही करी जा रही है जितनी मुझे, मतलब मैं जितनी कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी जितनी क्षमताएं हैं, और आप लोगों का सहयोग भी इतना ही होगा कि जितना आप लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हो प्रूव करो। ठीक है, अपने आप का बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक, पर डे अगर अपने आप का बेस्ट दोगे तो एक दिन बेस्ट बन जाओगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को डेली एक मैप लोकेशन और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक डेली देती हूँ, जिससे आप लोगों का एट द एंड, मान लो अगर अभी से भी 77 दिन बचे तो आप लोगों का 77 मैप लोकेशन और 77 करंट अफेयर्स के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक देने का निश्चय किया है कि वो एक आप लोग इतना अच्छे से तैयार कर लो कि उस 77 में से नहीं अगर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मेहनत इतनी ख़राब होगी कि 5 टॉपिक भी नहीं फंसेंगे। 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही बिना कोई मेहनत के कर लेने होंगे। बाकी तो आप लोग अपना, बच्चे समझदार भी होते हैं, अपना डेली करंट अफेयर भी कर रहे हैं ना, मैगजीन भी आप लोग कवर कर ही रहोगे। ठीक है, तो आप लोग उस टॉपिक को छोड़ो मत। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ने में बिलीव नहीं करती। आप जितना जो कुछ पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ठीक है, ये सिर्फ आधा 1 घंटे का आप लोग इतना पढ़ते रहो। बाकी आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस देने का काम मेरा है। ठीक है, और पढ़ाने का काम भी तो देखो, मैंने पॉलिटी कवर करवा दी, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा दी विथ पीवाईक्यू ऑल ईयर्स के दिखा के। अब आज से मैंने आप लोगों को बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री कवर करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में देखा जाए तो 2 ही सब्जेक्ट अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है। कौन सा? एक मॉडर्न हिस्ट्री 2 ही पार्ट, ठीक है, और दूसरा एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो आज से एंशियंट हिस्ट्री कवर करवा के जल्दी से, उसके बाद जियोग्राफी पर मूव करेंगे।
तो फिर आज का आप लोगों का न्यूज़ का टॉपिक क्या है? बाबेल मंडेब, याद रखना, बाबेल मंडेब, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाए, ये आप लोगों का मैप का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब बाबेल मंडेब क्यों ज़रूरी है ये भी एक बार सुन लो। बाबेल मंडेब इजराइल ईरान वॉर की वजह से रेड सी से रिलेटेड रूट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी रेलिवेंसी बढ़ जाती है क्योंकि ये, और हूतीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाउतीज़ लिखा जाता है, हाउती अटैक्ड, ठीक। हाउती अटैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसकी वजह से भी बाबेल मंडेब के ऊपर खतरा बना रहता है और रूट को चोक किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बाबेल मंडेब आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, मैप में जाकर देख लेना। वैसे अगर मैं आप लोगों को ऊपर बताऊं तो बाबेल मंडेब रेड सी को गल्फ ऑफ एदन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में अगर मुझे जितना याद है उस वजह से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, एक बार मैप में जाकर देख लेना। मुझे जितना याद है सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, ठीक। इसके मतलब बॉर्डरिंग कंट्री की तरफ। उसके बाद यमन है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है ना, और जिबूती है। तो इतने कंट्रीज़ बाबेल मंडेब के इर्द गिर्द हैं, मतलब इधर उधर हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैप में आज का क्वेश्चन है बाबेल मंडेब। और दूसरा, अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स का मैं टॉपिक देती हूँ तो HPV वैक्सीन देख लेना फॉर सर्वाइकल कैंसर इन वोमेंस, ठीक है, जो कि महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर का एक वो माध्यम है, ठीक है। तो इस सर्वाइकल कैंसर है ना, तो आप लोगों को इसके लिए HPV वैक्सीन देखना है, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन को बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए ये बनाई गई है, क्योंकि ये किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि वैक्सीन को अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करने का बड़ा कदम भारत सरकार के लिए लिया गया था, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप अब आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम अपने डे की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इन 2 टॉपिक को पढ़ के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वरना लिखकर आप लोग अपने मन में ही याद करके अपने पास रख लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि 2026 में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो सारनाथ टेम्पल, ठीक, इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि खैर ये तो मैं पढ़ाऊंगी जब बुद्ध वगैरह कवर करवाऊंगी तो इसको मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स में सारनाथ टेम्पल को लेकर बहुत चर्चा हुई है, तो इसको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 24 मई को पेपर हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अपनी वीडियो से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के आज डे 1 पर, यानी कि टॉपिक फर्स्ट पर हैं, जिसमें पाषाण युग से रिलेटेड जितने भी काल हैं और जितने भी उन सब में गतिविधियां हुई हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। उस पर MCQ बनते हैं और उस पर चीज़ें आती भी हैं, ठीक है। तो अगर पाषाण युग की बात करें तो पूरा पाषाण काल पहले नंबर पर आता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व में पहले बात क्या हो रही थी कि तब जो है जो ह्यूमन थे वो ह्यूमन तो थे ही नहीं, ठीक है, सब खानाबदोश प्रजाति रहती थी, ठीक है। तो उसमें क्या थे कि शिकारी संग्राहक करते थे, यानी कि शिकारी जो थे वो सब संग्रह करते थे, इधर उधर घूमा फिरा करते थे, ठीक है। किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है। और औजार निर्माण करते थे। औजार निर्माण का काम उस टाइम चलता था, लेकिन पत्थर का, ठीक है, पत्थर का मतलब जो जैसे बना सकते थे वो वैसे बनाते थे। और तथा मत्स्यन का भी काम चलता था, यानी कि मछली पकड़ कर खाते थे। इस टाइम पीरियड की बात करी जा रही, इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। प्रमुख उपकरण अगर हम लोग पूरा पाषाण काल में देखें तो प्रमुख उपकरण, ये इंपॉर्टेंट बात है और इस टाइम याद रखना, ठीक है। इस टाइम कौन कौन से प्रमुख उपकरण थे, अगर इस क्वेश्चन बना यहाँ से तो प्रमुख उपकरण को लेकर बन चुका है और बन भी सकता है, ठीक है। तो हाथ की कुल्हाड़ी याद रखना, चॉपर याद रखना, चॉपर जिससे सब्जी उब्जी काटी जाती है ना, तो चॉपर याद रखना, क्लीवर है ना, स्क्रैपर, ठीक। स्क्रैपर किसको बोलते थे? पत्थर। ये पत्थर का मुख्य रूप से एक चकमक पत्थर से वरना एक निर्मित औजार था, उसको एक स्क्रैपर बोला जाता था, ठीक है। तो ये आप लोग चार औजार जो हैं वो याद रखना, प्रमुख उपकरण कौन सा, पूरा पाषाण काल में, ठीक है।
अगर आश्रय स्थल की बात करें कि कब कहाँ और कैसे आश्रय मतलब लेते थे, कहाँ निवास करते थे, तो ये खानाबदोश प्रजाति उस टाइम थी, ठीक है। और गुफाओं में, खुली जगह पर और चट्टानी आश्रय स्थानों में वो लोग सब रहते थे, ठीक है। फिर अगर हम लोग चित्रकला की बात करें कि उस टाइम वो लोग करते थे, यानी कि खाना वाना बनाने के बाद भी क्या करते थे, खाना बनाने खाने के बाद तो वो लोग गुफा चित्र करते थे। इस टाइम पीरियड के इंसान मतलब जो भी थे, जो भी प्रजाति थी, ठीक है। पहली बात तो वो उपकरण में हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर, स्क्रैपर ये सब यूज़ करती थी, ठीक है। उसके बाद अगर गुफा बनाने की बात करें तो चित्रकला में वो गुफा चित्र बनाते थे, जैसे कि भीमबेटका के अंदर, है ना। भीमबेटका के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कौन कौन से किस तरह से गुफा चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। और अधिकांश जानवर के शिकार के दृश्य बनाते थे, ठीक है। कुछ आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ना वैसे तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ बुल टाइप से देखा होगा और ऐसे ऐसे कर करके कुछ इंसान देखे होंगे जिसमें इसके हाथ में ऐसे ऐसे करके कोई हथियार था, वो दौड़ा रहा है, ऐसे कुछ करके बना था, ठीक है। तो चित्रकला में ये बात याद रखना और आश्रय निवास स्थान आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल हो गया है ना। अब पूरा पाषाण काल के बाद अगर हम लोग मध्य पाषाण काल पे मूव करें तो उसकी गतिविधियां क्या थी, उसका टाइम पीरियड पहली बात तो याद रखोगे कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से, ठीक है, 10,000 ईयर एगो था, ठीक है। अब अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईयर एगो से 6,000 ईयर एगो है ना। इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट क्या बोला जाता है कि अर्ध खानाबदोश थे, यानी कि अब लोग पूरा खानाबदोश नहीं थे, ठीक है। अब लोग अर्ध खानाबदोश, ठीक है। तो अर्ध खानाबदोश यानी कि देखो पहले बात देखो, खानाबदोश का मतलब होता है जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ पर रुक जाते हैं, है ना। और जहाँ मन करता है वहाँ की चीज़ें खाने पीने लगते हैं, तो वो कोई उनका स्थायी निवास नहीं होता। खानाबदोश शब्द यूज़ किया गया है चलते फिरते लोगों के लिए, ठीक है। अब अगर मध्य पाषाण में खानाबदोश की बात करें तो लोग अर्ध खानाबदोश थे, यानी कि कुछ प्रजातियां उसमें से होंगी कि वो लोग निवास करने लगी थी, है ना। उनका स्थायी निवास हो गया था, कुछ लोगों को अपना एक घाट मिल गया होगा पानी वानी के लिए, है ना, अच्छी कृषि के लिए, अच्छा खाना चीज़ें खाने वाने पकाने के लिए एक स्थायी शेल्टर मिल गया होगा, तो वो लोग वहीं पर रुक गए होंगे। और कुछ लोगों को नहीं मिला होगा तो वो आते जाते रहते होंगे, है ना। तो वो अर्ध खानाबदोश कहलाते हैं। तो इस शब्द को, अर्ध खानाबदोश शब्द को इस पर्सपेक्टिव से यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद वो लोग शिकार संग्रह से पशुओं को शिकार संग्रह करते थे, पशुओं को पालतू बनाने की ओर परिवर्तन करते थे, ठीक है। तो अब यानी कि अब सिर्फ पशुओं का शिकार ही नहीं किया जाता था, अब पशुओं को इकोनॉमी की वजह से यूज़ भी किया जाने लगा, यानी कि पशुओं को पालतू बनाने लगे, उनकी सेवा करने लगे, उनको रखने लगे कि वो लोग आगे आने वाले भविष्य में हम लोगों को एक सहारा दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह जानवरों का यूज़ होने लगा। तो वो कौन सा टाइम पीरियड है, वो मध्य पाषाण काल का समय है, ठीक है। तो वो आप लोग याद रखोगे। अब अगर हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट का याद करें फिर से, तो प्रमुख उपकरण की बात करते हैं। तो पहले वाले में प्रमुख उपकरण चॉपर था, है ना, स्क्रैपर था, हाथ की कुल्हाड़ी थी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन अब मध्य पाषाण काल में प्रमुख उपकरण कौन कौन से? माइक्रोलिथ में माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है औजार, ठीक है। तो यानी कि छोटे औजार, छोटे और नुकीले उपकरण को माइक्रोलिथ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोलिथ यूज होते थे मध्य पाषाण काल में, एम करके याद रखना, ठीक है। उसके बाद मिश्रित उपकरण भी मध्य पाषाण काल में, ये भी याद रखना, एम कर करके, है ना। मिश्रित उपकरण में तीर, भाले आदि ये सब प्रयुक्त किए जाते थे। तो इतना बात आप लोग याद रख सकते हो। आई होप अब आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर आश्रय और अगर निवास स्थान की बात करें, मतलब वो लोग कहाँ कैसे रुकते थे, तो उसमें अर्ध स्थायी थे, यानी कि अब जब अर्ध खानाबदोश की बात करी गई तो अर्ध खानाबदोश का मतलब ही होता है यानी कि आधे लोग स्थायी शेल्टर पा गए थे अपना, ठीक है। और कुछ जो बचे थे वो शाखाओं और मिट्टी से बनी झोपड़ियों में, जो अर्ध स्थायी थे वो ऐसे रहते थे, उसमें जल निकायों के पास अस्थायी शिविर में रहते थे, ठीक है। तो इतनी बात अब आप लोगों को इसको समझ में आ गई। अगर चित्रकला की बात करें कि अब यहाँ पर चित्रकला का क्या इम्प्रूवमेंट हुई उस काल से इस काल तक, यानी कि 10,000 से अब जो 6,000 ईसा पूर्व का काल था उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो गई, तो उसमें क्या नया हुआ कि इसमें मनुष्यों, जंतुओं और नृत्य की ओर शिकार जैसी सामुदायिक गतिविधियों को दर्शाती हुई अधिक विस्तृत शैल चित्रकला बनने लगी। यानी कि अभी लोग क्या करते थे, अभी गुफा पर चित्र बनाते थे, ठीक है, यानी कि भीमबेटका जैसे बनाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो लोग शिकार करते हुए जानवर का चित्र बनाते थे, ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई दौड़ा रहा है, कोई भाग रहा है, ऐसे कर करके, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं था ज़्यादा,
लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो मनुष्य, जंतु, इन सब की नृत्य करते हुए मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बनाने लगे, ठीक है, आर्ट ड्राइंग करने लगे। तो ये इस काल में आप लोग याद रख सकते हो। फिर अगर हम लोग कृषि पद्धतियाँ की बात करें तो कृषि पद्धतियाँ यहाँ पर क्या थी कि कुत्तों को पालतू बनाना सबसे पहले कब किया गया, ठीक है, ये बात याद रखना। मध्य पाषाण काल में कुत्तों को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया। सबसे पहला जानवर अगर पूछा जाए तो सबसे पहला जानवर कुत्ता ही था जिसको पालतू पशु के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। उसके बाद आदिम कृषि प्रणाली शुरू हुई। आदिम कृषि प्रणाली की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ जौ और गेहूँ जैसे अनाज अब बोए जाने लगे थे, यानी कि जौ और गेहूँ का इंट्रोडक्शन मध्य पाषाण काल में हो चुका था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपने हिसाब से पूरी मेहनत करती हूँ, पर अगर कुछ कहीं कभी कमी लग जाए या रह जाए तो आप लोग बता सकते हो, और कुछ अच्छा भी लगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे मेरा मोटिवेशन मतलब जिससे मुझे अच्छा लगने लगे। वैसे तो मैं अपनी पूरा बेस्ट देती हूँ, मुझे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो मुझे बता सकते हो, और कुछ बुरा लगता है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। और हाँ, खैर चलिए, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बोलूँगी, ठीक है। फिर अब अगर नवपाषाण काल की बात करें तो अब 6000 से 2000 ईस्वा पूर्व की, यानी कि मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, ठीक है। 6000 से 2000 ईसा पूर्व में क्या थे? पहला पॉइंट, किसान। अब किसान, चारवाहे, औजार बनाने वाले कारीगर, ये सब क्या करने लगे थे? वो सब मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड ये सब बनाने लगे थे, ठीक है। उसके बाद प्रमुख उपकरण में अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख उपकरण क्या थे कि पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, ये सब प्रमुख उपकरण अब आने लगे थे। पॉलिश किए गए, पॉलिश पर विशेष गौर करना। पॉलिश शब्द यानी कि पॉलिश किए गए पत्थर के औजार सबसे पहले नवपाषाण काल में ही शुरू किए गए थे, ठीक है, जिसमें दराती पीसने वाले पत्थर, ठीक है, कुल्हाड़ी तथा कृषि बुनाई के उपकरण ये सब यूज किए गए थे प्रमुख उपकरण में, ठीक है। उसके बाद अगर शेल्टर का स्थान यानी कि आश्रय स्थल देखा जाए तो इनकी स्थायी बस्तियां कौन कौन सी थी? जैसे मिट्टी, ईंट के घर, गांव, ये सब इन लोगों के आश्रय स्थल थे। तो अब ये लोग पूरा मतलब स्थायी हो चुके थे, अब खानाबदोश प्रजाति नहीं रह गई थी। फिर अगर हम लोग चित्रकला की बात करें तो अब यहाँ पर कुछ कलात्मक अवशेष यानी कि मिलने लगे थे, जिसमें शैल चित्रों को कम प्रयोग करना, ठीक है, मृदभांडों की आकृति जैसी कलाकृतियां अधिक प्रमुख थी। ये सब इतना याद रखोगे। शैल चित्रों को याद रखना, शैल चित्र इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू में स्टेटमेंट में 1-2 करके पूछा जा सकता है, काल मिलाकर, ठीक है। फिर अगर हम लोग कृषि पद्धतियाँ की बात करें तो कृषि पद्धतियों में सबसे पहले अब यहाँ पर पूर्ण विकसित बात याद रखना, स्टेटमेंट में हजारों बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। स्टेट पीसीएस, आरओ है ना, इन सब की भी तैयारी इसी के साथ हो जाती है। और आप लोगों को मैं मेंशन करते भी चलती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो पूर्ण विकसित कृषि पद्धतियाँ, गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा जैसी फसलें, गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा ये सब याद रखना। फसलें, पालतू पशु और विकसित सिंचाई भी याद रखोगे, विकसित सिंचाई प्रणाली भी याद रखोगे। ये सब अब नवपाषाण काल में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, काम चलने लगा था इन सब के ऊपर, है ना, और आगे सब प्रोसीजर इन सब पर हो रहा था। लेकिन आप लोगों को सिर्फ सारी चीज़ों के पॉइंट याद करना जरूरी है, ठीक है। तो अब नवपाषाण काल तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। फिर आता है उसके बाद लौह युग का काल। देखिए प्लीज़ मतलब इग्नोर करिएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज है, हम लोग खुद ही परेशान है ना। मैं आप लोगों को समझ लीजिए चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस से भी कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मुझे चिल्लाना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। फिर लौ युग का टाइम पीरियड क्या आता है? 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ठीक है।